हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जून 12 का दिन हमारे मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत ही खास दिन रह सकता है, क्योंकि उस दिन और उसके बाद मार्केट्स में भयंकर उथल पुथल मच सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको डिकोड करेंगे। साथ में आज बाजारों में क्या हुआ, मार्केट्स ग्रीन में खुले, फिर वहाँ से ऊपर भी गए और सडनली मार्केट्स रिवर्स गियर में आ गए। तो वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, इसको भी डिकोड करने वाले हैं इस वीडियो में। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों मार्केट रिवर्स हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो कल जो ग्लोबल मार्केट में वीकनेस हमें देखने को मिल रही थी, उसका रिएक्शन आज सवेरे एशियन मार्केट्स में भी हमें देखने को मिला। और अगर आप देखें तो कोरियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा आज डाउन रहे और उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली। लेकिन हमारे मार्केट्स ने कल की जो बेरिशनेस है उसको रिपीट किया, थोड़ा गैप अप खुले और वहाँ से भी ऊपर गए। लेकिन उसके बाद जो मिडल ईस्ट में एस्केलेशन हुआ है उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला, क्रूड में भी उछाल देखने को मिला। और वहाँ पर जैसा कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि वहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए के, उसे ईरान ने शॉट डाउन कर दिया है। ईरान शॉट डाउन यूएस आर्मी अपाचे पेट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बोथ पायलट्स रेस्क्यूड सेफली, जो पायलट्स हैं उनको बचा लिया गया। और यूएस ने भी सेल्फ डिफेंस में स्ट्राइक किया है। सेंटकॉम लॉन्चेस रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन इरानियन नेवल एसेट्स नियर बंदर अब्बास और ये जो दूसरे पोर्ट्स है उसको। अब इसके बाद ईरान ने भी काउंटर स्ट्राइक्स किए हैं। तो एक तरीके से वहां पर एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और ब्रेंट में भी इसका हमें राइज देखने को मिला। तो इस एस्केलेशन की वजह से, क्योंकि जो अब सीज फायर की बात हो रही थी वो अब पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है, अब उस पर कोई खास बात नहीं हो रही है। हालांकि अभी भी कोशिश जारी है, तो उसका रिएक्शन मार्केट में हमें देखने को मिला। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि वहाँ पर कोई जल्दीबाजी में हम अगर पीस डील वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें भूल जाना चाहिए। और ये कॉन्फ्लिक्ट अब ऐसा लग रहा है कि और लंबा चलेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान सभी कंट्रीज़ को होने वाला है। अब आइए एक दूसरे इशू के बारे में बात करते हैं जो मार्केट्स को, दुनिया भर के मार्केट्स को और हमारे मार्केट्स को भी बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है और ऑलरेडी कर भी रहा है, जैसा कि हम बाज़ारों में देख रहे हैं। और वो है स्पेस एक्स का आईपीओ। इस आईपीओ को सक्सेसफुल करने के लिए पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को इम्पैक्ट किया जा रहा है। कैसे, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इतना बड़ा आईपीओ, जो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। और वो कैपिटल सिर्फ यूएसए से नहीं आएगा, वो दुनिया भर से आएगा, क्योंकि इसमें हर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे सक्सेसफुल करना है। ध्यान रहे दोस्तों, इस कंपनी में बहुत ही शुरुआती दौर पर, बहुत ही लो प्राइस पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है और अब इस आईपीओ से वो एग्जिट करेंगे तो उन्हें हाई प्राइस पर स्टॉक के प्राइसेस चाहिए, तभी उस पर निकल पाएंगे। और क्या क्या उसमें कंडीशंस ऐसी लगाई गई हैं कि वो हाई प्राइस पर एग्जिट करेंगी, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये आईपीओ अपने आप में एक केस स्टडी होने वाला है कि कैसे कोई ताकतवर आदमी अपने आईपीओ के लिए सारे नियमों की धज्जियां उड़ा सकता है, सारे सिस्टम को यूज़ करके, दुनिया भर के लिक्विडिटी को यूज़ करके अपने वेल्थ को और भी ज़्यादा मल्टी टाइम्स बढ़ा सकता है, और कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के दम पर जो है इस आईपीओ को सक्सेसफुल कराया जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें कि हमें इस आईपीओ को, इतना बड़ा आईपीओ है और करंट टाइम्स में हम जानते हैं कि इतनी सारी इन्वेस्टिंग की थीम्स है, खास करके एआई। और जब यूएस के मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और इतना बड़ा आईपीओ को अगर सक्सेसफुल करना है तो ये कोई आसान काम नहीं है। और उसके लिए क्या क्या नियमों को बदला गया, आइए इसको समझते हैं। एसईसी जो वहाँ की सेबी होती है, उनके जो डिस्क्लोजर रूल्स को चेंज कर दिया गया। आप समझ सकते हैं, सेबी ने, जैसे वहाँ का जो सेबी है, उसने एक कंपनी के आईपीओ को सक्सेसफुल करने के लिए नियम कायदे कानून बदल दिए। स्पेसएक्स यूज्ड
a process originally built for small firms filed confidentially with the SEC before any public prospectus. तो क्या हुआ कि जब 2008 का क्रैश हुआ था तो छोटे कंपनीज का आईपीओ यूएसए में सक्सेसफुल नहीं होता था। इसके लिए कुछ कायदे कानून चेंज किए गए कि अगर आपका कोई गराज स्टार्टअप है, छोटा स्टार्टअप है, तो आपका जो पेपर फाइल होगा उसे हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। उसमें कोई भी अगर गड़बड़ है, रेड फ्लैग्स है, तो आप हमारे साथ डिस्कशन करके उसे फिक्स करेंगे ताकि पब्लिक की नज़र में वो ना पड़े। ये एक अच्छा कदम था। इससे जो छोटी छोटी कंपनीज थी उनको सिस्टम हेल्प करता था कि आप आईपीओ में आए और कैपिटल रेस करके जॉब्स क्रिएट करें, कंपनी ग्रो करें। स्पेसएक्स कोई छोटी कंपनी नहीं है और उसने उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके ऐसा किया। और इसके पीछे कारण क्या था कि जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी वो पब्लिक को पता ना चले, वो कॉन्फिडेंशियल रहे और जो भी रेड फ्लैग्स आते हैं उसको हम धीरे धीरे फिक्स कर लेंगे। इमेजिन करिए जब इस कंपनी के आईपीओ का प्रॉस्पेक्टस फाइल होता है उसी टाइम कोई मेजर रेड फ्लैग न्यूज़ में आ जाता तो क्या उसका आईपीओ सक्सेसफुल होता? तो ये लूप होल जो छोटी कंपनीज के लिए था, उस लूप होल को इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को दे दिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो ये एक बदलाव किया। दूसरा, SEC प्रपोज रिप्लेसिंग क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स विद सेमी एनुअल फाइलिंग्स। तो क्वार्टरली फाइलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इस चेंज पर भी ये भी चेंज किया जाएगा। और साथ में 30% रिटेल एलोकेशन। इलॉन मस्क इज एलोकेटिंग अप टू 30% ऑफ आईपीओ शेयर्स टू रिटेल, 3 times द यूजुअल 5 to 10%। नॉर्मली सारा जो बढ़ता है शेयर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को और बचा खुचा फिर रिटेल को दिया जाता है। तो ये 30% रिटेल को क्यों बांटा जा रहा है? इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग, दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और देखिए एक्सचेंज ने भी किस तरीके से अपने रूल्स को मोल्ड किया है। सो नैस्डैक 100 ने, जिसका एक रूल था कि 3 महीने से पहले हम आपको इंडेक्स में ऐड नहीं करेंगे, आईपीओ आने के बाद 3 महीने का वेट टाइम था, उन्होंने उसे कम करके 15 दिन कर दिया। ड्रॉप्ड 10% फ्लोट रिक्वायरमेंट। जितने भी शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं जिसे फ्लोट कहते हैं, सो वो फ्लोट 10% की रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप 10% फ्लोट होगा तभी हम इंडेक्स में ऐड करेंगे। उन्होंने उसे कट डाउन कर दिया है। यूजेस 3x मल्टीप्लायर ऑन फ्लोट फॉर वेइंग। मतलब किसी भी तरीके से छुप के हम आपको इस इंडेक्स में ऐड कर देंगे तो नैस्डैक भी वहां से जंप कर जाएगा क्योंकि इतना बड़ा हाथी उसमें ऐड हो गया। FTSE रसल जो कि एक स्मॉल कैप का इंडेक्स है, उसमें भी फास्ट एंट्री आफ्टर 5 days, रिलैक्स फ्लोट एंड वोटिंग राइट्स थ्रेशोल्ड फॉर टॉप 500 साइज आईपीओज। इन्होंने भी रिलैक्स कर दिया कि डाल दो। अब स्मॉल कैप मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का ये फंड होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा भी यहाँ जाएगा और उसकी वैल्यूएशंस को वो इन्फ्लेट करेगा। S&P 500 इन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि हम इसको ऐड नहीं करेंगे। रिफ्यूज्ड टू चेंज रूल्स। स्पेसएक्स कैनॉट जॉइन S&P 500 अंटिल 2027। और आइडियली यही होना चाहिए, किसी भी नई कंपनी को इंडेक्स में ऐड नहीं करना चाहिए। एट द अर्लीस्ट नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी प्लस लॉन्गर लिस्टिंग हिस्ट्री। ऐसा आप प्रॉफिट जब दिखाएंगे तभी हम आपको ऐड करेंगे। MSCI जो मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स है, MSCI ऑल्सो इंट्रोड्यूस फास्ट ट्रैक प्रोविजनिंग फॉर लार्ज आईपीओज एंश्योरिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल फंड्स मस्ट बाय SCPX। तो आप देख सकते हैं कि फंड हाउसेस, इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स सबको मिलाकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये किसी भी तरीके से न सिर्फ ये आईपीओ सक्सेसफुल हो बल्कि इसकी लिस्टिंग भी ज़बरदस्त हो और लिस्टिंग के बाद भी ये काफ़ी हाई लेवल पर जाए, क्योंकि उनके एग्जिट के क्राइटेरिया को भी चेंज किया गया है जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। सो आप यहाँ पे देखिए कि 3 से 4% का फ्लोट है। आप जो 10% की रिक्वायरमेंट थी उसको भी वो मीट नहीं कर रहे हैं और बहुत ही कम शेयर्स मार्केट में ला रहे हैं और कम शेयर्स होने के बावजूद भी इतनी हाई वैल्यूएशन का आईपीओ आया है। $75 बिलियन रेस कर रहे हैं दोस्तों। $1 बिलियन करीब करीब
9,500 करोड़ रुपए होते हैं। इतनी रकम वो मार्केट से उठा रहे हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टर से उठा रहे हैं। 336 डेज का मस्क का लॉकअप है, यानी कि वो शेयर नहीं बेच पाएंगे, विच इज अ गुड थिंग। और 180 स्टैंडर्ड लॉक डे स्पेसएक्स रिप्लेस्ड दिस एंटायरली, सो इसको भी चेंज कर दिया गया। अब एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम जानते हैं कि किसी भी आईपीओ में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अर्ली इन्वेस्ट करते हैं और आईपीओ से वो एग्जिट करते हैं। कई दफ़े आईपीओ के बाद उनकी एक लॉक इन होती है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, उसके बाद वो एग्जिट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है और पूरा इंतजाम कर दिया है कि ये प्राइस अगले 1 साल तक हाई लेवल पर रहे, ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉपर तरीके से उसमें एग्जिट कर सके। सो पहला इन्होंने कहा है कि 20% जो एग्जिट आप कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रांस 20% ऑफ ईच इनसाइडर शेयर्स, यानी कि जिन्होंने आईपीओ से पहले इसमें इन्वेस्ट किया है, अनलॉक 2 days आफ्टर स्पेसएक्स फर्स्ट अर्निंग एज अ पब्लिक कंपनी। तो पहली अर्निंग जब आएगी उसके बाद आप 2 दिन के बाद आप एग्जिट कर पाएंगे, यानी कि अर्निंग आने के दिन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो एक कंडीशन लगाई, यानी कि 20% वहां पर एग्जिट होगा। 10% एग्जिट कब होगा? जब इफ अ स्टॉक होल्ड्स 30% अबव आईपीओ प्राइस फॉर 5 of the first 10 ट्रेडिंग डेज आफ्टर अर्निंग्स। अर्निंग आई और 30% प्राइस ऊपर है आईपीओ प्राइस के 5 से 10 दिन के बीच में, तभी वो एग्जिट कर पाएंगे। इसके बाद 7 tranches of 7% release at days 70, 90, 105, 120, 135, spreading supply over 4 to 5 months। तो उसके बाद 4.5 महीने तक करीब 49% एग्जिट होगा। 28% एग्जिट कब होगा? लार्ज एडिशनल ट्रांस आफ्टर सेकेंड क्वार्टरली रिपोर्ट एज अ पब्लिक कंपनी। और बाकी के स्टैंडर्ड 180 डे पॉइंट रिमेनिंग शेयर्स फ्री। मस्क 336 डे लॉकअप कंटिन्यूज अंटिल जून 2027। तो देखिए कितना बढ़िया प्लान बनाया है। पहले कि अपने जो भी रेड फ्लैग्स थे उसे छिपाया लीगल लूप होल को यूज करके। इसके बाद सभी इंस्टीट्यूशंस जो ईटीएफ पे इन्वेस्ट करते हैं उन इंडाइसेस में इसको ऐड कर दिया। जो भी इंडेक्स में ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें बाइंग होगी। और साथ में कैसा एक स्मूथ पाथ दिया है अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने के लिए। 1 साल का टाइम दिया है कि वो धीरे धीरे एग्जिट कर लेंगे, प्राइस भी नहीं गिरेगा। यानी कि एक तरीके से उनको गारंटी दी है कि आपको हम लॉस नहीं होने देंगे। किस तरीके से एक आदमी ने पूरे के पूरे सिस्टम और पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट को हाईजैक कर दिया। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए बात करते हैं कि जब ये लिस्टिंग होगी जून 12 को, उस दिन क्या होगा। तो हमारा जो एजम्पशन है, इन्होंने पूरी सेटिंग करके रखी है और उसकी एक बम्पर लिस्टिंग ये करने वाले हैं। पूरा इंतजाम इन्होंने कर दिया है। तो अब देखिए क्या होगा कि पहले फेज में नैस्डैक 100 और रसल में ये तुरंत ऐड हो जाएंगे। अब इन इंडेक्स के ऊपर ETFs होते हैं, उन ETFs को पैसिवली बाय करना पड़ेगा। 30 बिलियन इन फोर्स्ड पैसिव बाइंग कंप्रेस्ड इनटू नैरो विंडो। तो कुछ ही दिनों के अंदर $30 बिलियन के वो स्टॉक खरीदे जाएंगे। $30 बिलियन दोस्तों बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। लो फ्लोट, कॉन्सेंट्रेटेड डिमांड, आर्टिफिशियल प्राइस अप। चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम होंगे और दुनिया भर में के इन्वेस्टर्स का उसमें इंटरेस्ट होगा, तो उसमें शार्प प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक लाइकली टू सिग्निफिकेंटली ओवरशूट फेयर वैल्यू एट लॉन्च। तो जैसे कि मैंने कहा कि लिस्टिंग के बाद एक बम्पर हमें प्राइस में राइज देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद स्टॉक प्राइस में क्या होगा, तो फेज 2 की अगर बात करें तो S&P 500 ने अभी तो रिजेक्ट कर दिया कि हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी आती है और S&P में ये ऐड होता है फिर तो स्टॉक की बल्ले बल्ले। सेकेंड वेव ऑफ $13 बिलियन फोर्स बाइंग एक्सपेक्टेड इन 2027। अगर इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया
जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि इनका स्टारलिंक का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर एक सेकेंड वेव ऑफ बाइंग आएगी। क्रिएट्स टू फेज कैटलिस्ट, S&P 500 इंक्लूजन इज द बिगर वेव। अगर इसमें ऐड हो गया फिर तो ये ग्लोबल इंडेक्स है, काफ़ी ETFs इसको ट्रैक करते हैं, तो फिर इसमें एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग होगी। और फेज 3, इस फेज में अगर आप देखिए तो यहां पर असली खेला होगा। रोलिंग अनलॉक्स फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2026, फ्लड सप्लाई, जहां पर सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा स्टॉक में बढ़ जाएगी। प्राइस टिपिकली फॉल्स एज ओवरहैंग लिफ्ट्स। टेस्ला को अगर आप देखिए 30% ड्रॉप हो गया था जब वो जो उनका लॉक का पीरियड था, लॉक इन का पीरियड था, वो खत्म हुआ। 30% का ड्रॉप होगा क्योंकि लोगों ने वहां पर एग्जिट किया। मस्क 336 डे होल्ड प्रोवाइड्स फ्लोर बट रिटेल टेक्स द पेन। तो ये सब कुछ किसको डंप किया जाएगा? रिटेल को किया जाएगा। बेस्ट एंट्री पॉइंट आफ्टर ऑल लॉक्स एक्सपायर नॉट एन IPO। तो अगर आप इसमें एंट्री करने का सोच रहे हैं कि लिस्टिंग होते ही मैं खरीदूंगा, सो बेशक आपको लगेगा कि ये डबल पे प्राइस पे लिस्टिंग हुआ या काफ़ी उसमें अगले कुछ दिनों तक रैली भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि ये एक बड़ा सेटअप है और 6 से 7 महीने के बाद इस स्टॉक में असली खेला होगा। और अगर इस स्टॉक में दम होगा तो उस फॉल के बाद फिर उसमें रिकवरी होगी और तब तक स्टॉक के फिनेंशियल्स, उसके अर्निंग्स का डिटेल भी आपके पास आ जाएगा। इस वक्त आप अगर खरीदेंगे सो आप कई गुना हायर प्राइस पर इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। ये बात अलग है कि उसके बावजूद भी आपको उसमें गेन देखने को मिल सकता है। अब मैं इसको एक रिस्की स्टॉक क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं इसे एक बड़ा स्पेकुलेटिव बेट कह रहा हूं? अगर आप देखिए तो गवर्नेंस के इसमें रेड फ्लैग्स हैं और जहां पे गवर्नेंस के रेड फ्लैग होते हैं वो हमेशा एक रिस्की बेट होता है। मस्क कंट्रोल्स 85% ऑफ वोटिंग पावर वाया डुअल क्लास शेयर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स आर पैसेंजर्स। आप 85% कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप कोई भी कायदा कानून बदल सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आएगा, यानी कि शेयर होल्डर्स का वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। XAI का जो मर्जर इन्होंने किया था, XAI के भी डिसीजन मेकर वो थे और इस SpaceX के भी डिसीजन मेकर वो थे। तो जब आप खुद से ही बात करके डिसीजन ले रहे हो तो फिर जो अदर शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये काफ़ी एक नेगेटिव चीज़ होती है क्योंकि आप उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जहां पर आपको कोई राइट नहीं है। और ये जो एक फंड मैनेजर हैं जो डेनमार्क के, उन्होंने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है कि हम इसे किसी भी प्राइस पर नहीं खरीदेंगे। तो कोई ना कोई बड़ी वजह होगी कि इतना बड़ा फंड मैनेजर कह रहा है कि स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करेंगे। वैल्यूएशंस की अगर बात करें सो 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन है, 90 टाइम्स रेवेन्यू। दोस्तों एक स्टार्टअप जो है 10, 15, 20 टाइम्स पे लिस्टिंग होता है, ये 90 टाइम्स की रेवेन्यू है। प्राइस्ड फॉर मार्स, इन्होंने जो कहा है कि मार्स में जाके ये करेंगे वो करेंगे, नॉट फॉर टूडेज बैलेंस शीट। अब मार्स पर ये कब पहुंचेंगे, कितने साल के बाद पहुंचेंगे, वी डोंट नो येट। तो इसलिए ये पूरी तरीके से बबल इस वक्त दिख रहा है। नेट लॉस 4.9 बिलियन इन 2025, 4.3 बिलियन लॉस इन Q2 2026 अलोन। और XAI में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि वो मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। ओनली रियल प्रॉफिटेबल यूनिट इज स्टारलिंक। यही सिर्फ एक इसमें अगर पूरे बिजनेस में देखें जो हमें होप देता है, जो कि एक रियल बिजनेस है। बाकी सब का सब बबल है और जो भी इसको क्रेडिबिलिटी, जो भी वैल्यूएशन मिल रही है इसकी वजह से मिल रही है। बाकी सब फ्यूचर की कहानी है, एक स्टोरी टेलिंग है, वो होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो येट। तो दोस्तों पूरा इंतजाम कर दिया गया है कि इस IPO की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हो, लेकिन दोस्तों कंसर्न ये है कि इसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट्स में एक बड़ा क्रैश भी आ सकता है, एक बड़ी सेल ऑफ भी आ सकती है जो कि ऑलरेडी चल रही है। तो कैसे? पहली चीज, रिटेल लिक्विडेट्स एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स। तो रिटेल और इंस्टीट्यूशंस को इसमें इन्वेस्ट करना है तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को सेल करना पड़ेगा, दुनिया भर में पोजीशंस को कट करना पड़ेगा। एनालिस्ट एस्टिमेट 50 बिलियन इन स्टॉक्स सोल्ड टू फंड SPCX। तो ये जो कोरियन मार्केट्स में सेलिंग हो रही है, जापानीज मार्केट में सेलिंग हो रही है, हांगकांग में सेलिंग हो रही है, इंडिया में सेलिंग हो रही है और इंस्टीट्यूशनल बेस्ड सेलिंग हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह क्या है कि इसको सक्सेसफुल करना है।
इंडेक्स जैसे ही ये ऐड होगा, सो इंडेक्स फोर्स टू बाय, जैसा कि मैंने बताया, पैसिव फंड्स ट्रैकिंग 600 बिलियन इन इंडाइसेस मस्ट परचेज SPCX प्रोपोर्शनली, तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। हेज फंड, अब हेज फंड को भी ये पता है कि ऐसा होने वाला है, तो इसे वो फ्रंट रन करेंगे, यानी कि पहले दिन से वो बाइंग करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें बाइंग आने वाली है, तो ये फर्दर प्राइस को बढ़ाएगा और ये एक तरीके का लूप बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना पैसा इस स्टॉक में जाने वाला है, जो कि न सिर्फ इसकी एक बड़ी लिस्टिंग, ऊंची लिस्टिंग कराएगा, और उसके बाद भी स्टॉक को पंप करते करते किसी भी लेवल तक ले जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा खेल इस वक्त मार्केट्स में चल रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप SpaceX में इन्वेस्ट करेंगे लिस्टिंग के बाद, तो बहुत केयरफुली करिए। थोड़ा बहुत अगर काम करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद भी इसमें राइज हो सकता है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि ये सारा रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशन का खेला हो गया है, और हम जानते हैं जब ऐसे खेल होता है तो रिटेल हमेशा हारता है और बुरी तरीके से हारता है। अब भाई दोस्तों, मार्केट्स की तरफ चलते हैं और पहले देखते हैं कि मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। तो आज मार्केट में हमें हल्का फॉल देखने को मिला। मार्केट्स गैप अप खुले, 120-25 पॉइंट्स अप थे और वहां से करीब 27 पॉइंट्स डाउन मार्केट क्लोज हुए। निफ्टी ने 23,000 को भी सस्टेन किया और 23,200 को भी सस्टेन किया। वॉलेटिलिटी की पिक्चर अगर देखें तो माइनर राइज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, खास करके पुट के आईवी में, और विक्स भी लगभग उसी लेवल के आसपास मेंटेन है। पुट कॉल रेशियो में माइनर राइज देखने को मिला है, लगभग उसी लेवल पर है। और फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा OI कट हुआ है। और अगर प्रीमियम को आप देखें तो देखिए, अगर आप प्रीमियम का लॉन्गर ट्रेंड देखेंगे ना जून के महीने में, सो ये लगातार घट रहा है 121 से 118, फिर 24, फिर 105 और अब 21, यानी कि लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट FIIs के व्यूज़ को इंडिकेट करता है, और शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि वो मीडियम टर्म, कई हफ्तों या महीनों का व्यू इंडिकेट करता है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, और ये बता रहा है कि ये सेलिंग रुकने वाली नहीं है। और नेक्स्ट मंथ में भी हमें वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, काफ़ी लो प्रीमियम्स देखने को मिल रहे हैं। टर्नओवर एवरेज के आसपास रहा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी पुअर रहा। हालांकि निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें काफ़ी पुअर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखने को मिला। और FIIs की पोजीशन को अगर आप देखिए, सो वहाँ पर कोई मेजर बदलाव नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स उन्होंने मेंटेन कर रखा है। तो आज का डेटा मैं अगर कहूँ, सो ये कोई हमें कंफर्ट नहीं दे रहा है, और एक फियर दे रहा है कि ये सेलिंग आने वाले टाइम पे नहीं रुकेगी, ये अभी और भी सेलिंग होने वाली है, खास करके FIIs की सेलिंग होने वाली है। अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं हो रहा है। जो ये चैनल हमने आपके साथ शेयर किया था, प्राइजेस उसी में लगभग चल रहे थे। हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि इस चैनल से नीचे आने के बाद ये ऊपर जाएंगे, और ऊपर गए भी, और वापस से ये जो लेवल है 23,190 फिलहाल के लिए यही की लेवल है, और इसके नीचे ही हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। आज लगभग इसने इस लेवल को डिफेंड किया और टच करके वहाँ से हमें ऊपर जाता हुआ भी दिखा। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि इस लेवल को ये ब्रीच करे, तभी सेलिंग की कोई संभावना दिखेगी। फिलहाल के लिए लॉन्ग साइड में जाना खतरे से खाली नहीं है, ये बात हमने कल भी आपके साथ शेयर की थी। तो शॉर्ट साइड का हमें देखना है, और शॉर्ट साइड के लिए इस लेवल का पहले हमें वेट करना है, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि हमें शॉर्ट साइड में जाना है या नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।